Good evening everyone. Today we will study letter to God. Today we will study the rest part of the letter to God from your book named First Flight. Okay. Where were we in the last day? Where were we? Look, we came to know that the field was destroyed by the hailstorm. है ना? The field was destroyed by the hailstorm, and the farmer name was Lencho. Lencho thought that how would they suffer because he did not get anything after the field was destroyed. Okay, so he wrote a letter to God and posted it, है ना? The letter got by one of the employees from the post office. Okay, now from here we will continue. Okay, one of the employees who was a postmaster and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. वो लेटर जो है ना पोस्टमैन जो है ना पोस्टमास्टर के पास ले जाता है, हंसते हुए जाता है, ठीक है, क्योंकि आज तक कोई भी कभी भी गॉड को पत्र नहीं लिखा था. Never in his career as a postman had he known that address. The postmaster, a fat amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith! I wish I had the faith of a man who wrote this letter." Look, those who have booked can go through the lines. Okay, I am reciting these lines, you can follow it. Okay, वो पोस्ट मास्टर जो था ना वो मोटा व्यक्ति था, आया समझ में, हालांकि मिलनसार व्यक्ति था, ठीक है. उसे भी इस बात से हंसी आई. किस बात से? कि गॉड को पत्र लिखा गया है ना, लेकिन वो तुरंत सीरियस हो जाता है. तुरंत वो क्या हो जाता है? सीरियस हो जाता है और उस लेटर को डेस्क पे रख के कहता है कि किस प्रकार का इतना अच्छा विश्वास है. एक व्यक्ति का विश्वास किसके एक भगवान के प्रति व्यक्ति का विश्वास कितना दृढ़ है. स्टार्टिंग अप अ कोरस्पॉन्डेंस विथ गॉड, जिसने भगवान को ही क्या लिखा? खत लिख डाला. आया समझ में? सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्ट मास्टर केम विथ एन आइडिया आंसर द लेटर. पोस्ट मास्टर ने सोचा कि किसी व्यक्ति का, है ना, विश्वास भगवान के प्रति कम न हो तो उसने उस लेटर का जवाब देना उचित समझा. बट वेन ही ओपन इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर दैन गॉड विल, इंक एंड पेपर. लेकिन जब उसने उस पत्र को खोला तो उसे पता चला कि इसका आंसर देने के लिए इंक और पेपर के अलावा भी कुछ किसी चीज़ का ज़रूरत है. इंक और पेपर का अलावा भी किसी चीज़ का ज़रूरत है. बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन. ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़. ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड several friends of his were obliged to give something for an act of charity. लेकिन उसने उपाय सोचा, है ना. किसने? पोस्ट मास्टर ने उपाय सोचा. उसने अपने एम्प्लॉयज़ से बोला कि अपने सैलरी का कुछ कुछ हिस्सा जो है वे मदद के रूप में दे दे, और कुछ दोस्तों से भी चैरिटी के रूप में कुछ पैसा मांगा. किसने? पोस्ट मास्टर ने, है ना. नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ फ्रॉम गॉड. इस वजह से इसने पोस्ट मास्टर ने उचित समझा कि इसका रिस्पांस देंगे, और वो अपने एम्प्लॉयज़ से और कुछ फ्रेंड्स लोग से भी पैसा लेकर उसको रिटर्न करना चाहा, है ना. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos, सो ही वॉज एबल टू सेंड फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ. अकेले जो है 100 pesos कलेक्ट करना बहुत मुश्किल था, इसलिए इसने जो है ना फार्मर को
आधा से ज़्यादा रकम देने का सोचा, ठीक है ना, आधे से ज़्यादा रकम देने का सोचा, लेकिन 100 पेसोज इसके लिए मुश्किल कार्य था देना। किसके लिए? पोस्ट मास्टर के लिए। ही पुट द मनी इन एन इन्वॉल्व एड्रेस टू लेंचो एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। उसने इस पैसे को इन्वेलप में डाला। किस में डाला? इन्वेलप में डाला और लेंचो के एड्रेस पे भेज दिया, ठीक है, और अंत में बस एक सिग्नेचर के रूप में क्या लिखा? गॉड। दिक्कत, द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। It was a postman himself who handed the letter to him, while the postmaster experienced the contentment of a man who had performed a good deed, looked on from his office. अगले संडे लेंचो जो है ना थोड़ी देर पहले जल्दी आया पूछने के लिए कि मेरे लिए कोई लेटर वेटर आया है कि नहीं। पोस्टमैन उसको लेटर हैंड दे देता है, पोस्टमैन उसको लेटर दे देता है। पोस्टमैन को बहुत संतुष्टि होता है उसको लेटर देते हुए, क्योंकि वो उसका मदद कर रहा था, इसलिए पोस्टमैन को बहुत संतुष्टि प्राप्त हो रही थी उसकी मदद करने में। तो लेटर को किसको दे देता है? लेंचो को दे देता है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेंचो उस वक्त आश्चर्य नहीं दिखाया, ठीक है, क्योंकि उसे भगवान पे विश्वास था, उसको मालूम था कि कोई ना कोई लेटर तो आएगा ही आएगा। लेकिन उसे गुस्सा तब आया जब वो पैसे को गिनता है ना, जब वो पैसे को गिनता है तब उसे क्या आता है? गुस्सा आता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। भगवान कभी भी मिस्टेक नहीं कर सकता है और लेंचो के रिक्वेस्ट को भी भगवान इनकार नहीं कर सकता है। भगवान से गलती नहीं हो सकती। किसने कहा? लेंचो ने कहा। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। लेंचो जो है उस खिड़की के पास, पोस्ट ऑफिस के खिड़की के पास जाकर पेपर और इंक मांगता है, ठीक है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड राइटिंग। ही स्टार्ट टू राइट विथ मच wrinkling in his brow caused by the effort he had to make to express his ideas। और वो लिखना शुरू कर देता है, ठीक है। टेबल पे जाकर वो फिर से इंक और पेपर लेके लिखना शुरू कर देता है। When he finished he went to the window to buy a stamp। जब लिखना ख़त्म करता है तो वो स्टैम्प लेकर उस पर चिपका देता है। किस पे? इन्वेलप पे, ठीक है, फ्रॉम द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, है ना, ऐसे मार के उसको चिपकाता है। किसको चिपकाता है? स्टैम्प को। स्टैम्प को कहाँ चिपकाता है? इन्वेलप को। फिर से मतलब लेटर लिखता है। कौन लिखता है? लेंचो दोबारा लेटर लिखता है। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। जैसे ही वो मेल बॉक्स में लेटर को डालता है ना, पोस्ट मास्टर जाकर उस लेटर को निकाल लाता है। इट सेड गॉड ऑफ द मनी डैट आई आस्क फॉर ओनली 70 पेसोज रीच्ड मी। उसमें लिखा होता है, भगवान मैंने जो पैसा मांगा था, है ना, उसमें आपने सिर्फ 70 पेसोज ही भेजे हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। बाकी के पैसे भी मुझे ज़रूर भेजे, बाकी के पैसे मुझे भेजे क्योंकि मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो, और वह कहता है कि लेकिन इस बार मेल के थ्रू नहीं भेजिएगा, है ना, क्योंकि यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं, कहाँ के? पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वे जो है बेईमान है, डकैत है, ठीक है, चोर है ना, जो जिसने उसे ऐसा महसूस, लेंचो को ऐसा महसूस होता है कि बाकी का पैसा जो है ये लोग जो है पोस्ट मास्टर पोस्टमैन मिलकर रख लिया है। आया समझ में? समझ गए ना? देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, आप लिख के दिखाइएगा अभी, है ना। वाई डिडंट लेंचो सरप्राइज? वाई
देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, वाई डिडंट लेंचो सरप्राइज टू गेट द लेटर बैक इन रिप्लाई। ठीक है, जब उसको लेटर वापस मिलता है ना भगवान की तरफ से, तो वो सरप्राइज क्यों नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन है, वाई डिड ही कमेंट द एम्प्लॉय अ बंच ऑफ क्रूक्स। उसने वहाँ के एम्प्लॉय को क्यों कहा बंच ऑफ क्रूक्स। तीसरा क्वेश्चन है, वाई डिड ही कंपेयर दोज कॉइन्स विथ सेंट्स, है ना। लेंचो ने उस कॉइन्स को सेंट्स से कंपेयर क्यों किया है। आया समझ में। हाँ, बारिश की बूंद को स्मॉल कॉइन्स और क्या कहा था, 5 सेंट्स ना, 5 सेंट और 10 सेंट्स क्यों कंपेयर किया है। ठीक है, कितना वर्ड में 30 to 40 में लिखिएगा। What kind of man was the postmaster? कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। लेंचो का कैरेक्टर स्केच लिखना है। What happened to Lancho Field? Wait. What happened to Lancho Field? What happened to Lancho Field? And what made him angry when he got the letter back? ठीक है, जब उसको लेटर मिलता है उसको गुस्सा क्यों आता है। कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो लिखें। आंसर इन सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट। वुड प्लस V1, जब गा गे गी का अगर सेंस होगा तो आपको वुड प्लस V1 में ले जाना है। लुक, अगर आप पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल नहीं भी करते हैं तो सिंपल पास्ट से लेकर चलिएगा, ठीक है। लेकिन इसका आने का संभावना है वुड प्लस V1 पे, इसी पे तो लिखना है। आया, पास्ट में शुरू होंगे, पूरे के पूरे सेंटेंस को पास्ट में ही ले जाइएगा, ठीक है। पूरे के पूरे सेंटेंस को पास्ट में। कोई 2 क्वेश्चन अभी लिख के दिखा सकते हैं आप, कोई 2 क्वेश्चन अभी लिख के दिखाइए। We will read the first poem from this book, first flight. Okay, after you answer the question, we will read the first poem from this book, The Dust of Snow by Robert Frost.
paused. Now we will read the first poem from your book First Flight, named Dust of Snow, written by Robert Frost. Written by Robert Frost. This poem contain 8 lines. This poem contain 8 lines. 8 लाइन पोएम को कहते हैं ऑक्टेव. क्या कहते हैं? 8 लाइन क्या कहते हैं? ऑक्टेव. 2 लाइन्स कपलेट. 3 लाइन टर्सेट. 4 लाइन्स क्वाट्रेन. 5 लाइन्स लाइमरिक. ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये पोएम 8 लाइन का है. इसको क्या कहेंगे? ऑक्टेव कहेंगे. ठीक है, लिखिएगा बाद में, है ना, ध्यान से सुनिएगा. ठीक है. दिस पोएम हैज़ बीन रिटेन बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट. दिस पोएम नेम इज डस्ट ऑफ स्नो. डस्ट ऑफ स्नो. दिस पोएम इज अबाउट अ मैन who was sad, but suddenly dust of snow was fallen on his body by crow. His mood got changed. We will come to read in this poem that how the poet's mind got changed. What happened to him that his mind got changed? Because he was in bad mood. Okay, लिखा है the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. hemlock tree जो है ना poisonous tree होता है. hemlock tree poisonous tree होता है. ध्यान दीजिए. crow ये poisonous tree होता है ना. crow is also not a good sign of good sign. Crow is not considered to be a good sign. Okay, लिख रहा है the way a crow shook down on me the dust of snow from hemlock tree. जिस प्रकार क्रो जो है ना मेरे ऊपर, मैं कौन? पोएट, है ना, मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो, है ना, डस्ट ऑफ स्नो गिराता है. मतलब स्नो, बर्फ का टुकड़ा कहाँ से गिराता है? पेड़ पे. क्रो जो है ना हेमलॉक ट्री पे बैठा रहता है. क्रो कहाँ बैठा रहता है? हेमलॉक ट्री. एंड वंस द पोएट वाज पासिंग थ्रू दैट वेरी ट्री. द पोएट वाज पासिंग थ्रू दैट वेरी ट्री एंड ही वाज इन बैड मूड. ही वाज इन बैड मूड. व्हेन ही वाज पासिंग थ्रू द ट्री द क्रो who sat on that very tree shook down some dust of snow on the poet's head or might be on his shoulder. It is not mentioned. ठीक है. क्रो जो है ना जिस प्रकार उसके ऊपर, किसके ऊपर? पोएट के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिराता है ना, डस्ट ऑफ स्नो जब गिरता है उसके ऊपर, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीड. वह जो है ना डस्ट ऑफ स्नो के गिरने के बाद इसका मूड जो है ना क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है. पोएट का मूड चेंज हो जाता है. द पोएट मूड गॉट चेंज्ड बाय द डस्ट ऑफ स्नो. बट क्रो इज नॉट कंसिडर्ड अ गुड ओमेन. ओमेन मतलब होता है साइन, प्रतीक, है ना. क्रो को और हेमलॉक ट्री को क्या नहीं माना जाता है? गुड साइन नहीं माना जाता है, गुड ओमेन नहीं माना जाता है ना. हेमलॉक ट्री जो कि पॉइजनस ट्री है, हेमलॉक ट्री क्या है? पॉइजनस ट्री है ना. और क्रो को भी कंसीडर्ड नहीं किया जाता. क्रो इज अ सिंबल ऑफ डेथ, यू कैन से ऑल्सो. क्रो इज अ निगेटिव साइन, नॉट अ पॉजिटिव. हेमलॉक ट्री इज ऑल्सो अ निगेटिव साइन. बट हाउ निगेटिव थिंग ब्रिंग्स पॉजिटिविटी, हाउ निगेटिव थिंग्स brings positivity in poet's mind that his mood got changed. हालांकि
हेमलॉक ट्री और क्रो को क्या नहीं माना जाता है, पॉजिटिव साइन नहीं माना जाता है, क्या माना जाता है, निगेटिव साइन माना जाता है। लेकिन हेमलॉक ट्री और क्रो के मदद से उसका मूड क्या होता है, चेंज होता है, और उसका बाकी का दिन, आधा दिन तो वो गुजार चुका है बैड मूड में, लेकिन उसके बाकी का दिन क्या हो जाता है, बच जाता है ना, बर्बाद होने से बच जाता है ना। तो पोएट ये कहता है कि कभी कभी, है ना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ये कहना है कि कभी कभी निगेटिव चीज़ भी पॉजिटिविटी इंसान के अंदर लाता है। वी शुड नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, है ना, हम लोग को किसी चीज़ को निश्चित रूप से, निश्चितता के रूप से नहीं लेना चाहिए। इवन अ स्टॉप वॉच टेल्स करेक्ट टाइम ट्वाइस अ डे। एक स्टॉप वॉच जो है ना, एक बंद घड़ी जो है ना, ठीक है, वो भी 2 बार क्या होता है, सही टाइम बताता है ना। बंद घड़ी है कमरे में तो वो भी 2 बार क्या करता है, सही टाइम बताता है ना। उसी तरीके से हेमलॉक ट्री तो पॉइजनस ट्री है ना। हाउ डज द हेमलॉक ट्री ब्रिंग पॉजिटिवनेस, इट विल ओनली गिव पॉइजन ना। बट इन दिस पोएम वी कम टू नो दैट with the help of hemlock tree and the crow who sat on that very tree threw some dust of snow on the body of the poet and the mood got changed, है ना। तो इस पोएम में यही बताया गया है कि निगेटिव चीज़ भी कभी कभी हमारे लिए क्या लाता है, पॉजिटिविटी लाता है। 8 लाइन का ये पोएम क्या कहलाएगा, ऑक्टेव कहलाएगा। 8 लाइन का ये पोएम क्या कहलाएगा, ऑक्टेव कहलाएगा, ठीक है। इसके राइम स्कीम को देखेंगे। राइम स्कीम जानते हैं, राइम स्कीम, पहले थोड़ा हंस लीजिए, स्टैंड अप। हर हंसने वाले व्यक्ति के पास मैं जाऊंगा, ठीक है, उनसे हंसी का राज पूछूंगा, ठीक है। राइम स्कीम के बारे में बताइए, राइम स्कीम, व्हाट डू यू नो अबाउट राइम स्कीम? पोएटिक लाइसेंस, डू नो अबाउट पोएटिक लाइसेंस? नो, एवरीवन laughs at him, सब हंसवा दे तुम्हारे ऊपर। सिट। देखिए, राइम सीन का बात कर रहे थे, किसका? इस पोएम में सेंटेंस खत्म किस पे हुआ है? क्रो, मी, स्नो, ट्री। देखिए यहाँ ई आ रहा है ना, ओ आ रहा है, इसमें ई आ रहा है, फिर इसमें क्या आ रहा है? ओ, इसमें क्या आ रहा है? ई। इसको हम ए कंसीडर करेंगे, ए, बी, ये क्या होगा? इससे मिल रहा है ना, तो इसको ए और इसको फिर बी। नेक्स्ट स्टेंजा में जाएंगे। हाँ, तो आप उसको लिए नहीं बोल रहे हैं, आपको पोएटिक लाइसेंस के बारे में बोल रहे थे। हाँ, राइम स्कीम तो उसके लिए थोड़ी कुछ बोले हैं हम। उसके बारे में आपको बताया नहीं था। किसके बारे में? बात जो आप पोएटिक लाइसेंस के बारे में हमको मालूम। आपको पोएटिक लाइसेंस नहीं पता है? 10th में आया तब नहीं मालूम। नहीं मालूम, कोई बात नहीं। जब पढ़ा रहे होते तो थोड़ा सा शांति बनाए रखिए। हमको कोई हंसा रहा हो तभी तो हंसे। तो कौन हंसा रहा है? देखिए, ये पहले स्टेंजा का था, ठीक है। पोएम में जो लाइंस होते हैं, वो पोएम के 4 लाइंस को स्टेंजा कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टेंजा। और स्टोरी में पैराग्राफ होते हैं। स्टोरी में क्या होते हैं? पैराग्राफ। ये फर्स्ट स्टेंजा का है, ठीक है। सेकेंड स्टेंजा में हम देखेंगे हर्ट, मूड, पार्ट। अब हर्ट तो किसी से मिल नहीं आ रहा है ना। हर्ट, ड, तो इसको हम क्या कहेंगे? सी डी। समझ गए ना? आया समझ में? ये सेकेंड स्टेंजा का राइम सीम है। सेकेंड स्टेंजा का राइम सीम है। नाउ डिफाइन फिगर ऑफ स्पीच।
सेंट पोएम कंटेन फिगर ऑफ स्पीच, क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे फिगर ऑफ स्पीच, है ना। बताइए फिगर ऑफ स्पीच डिफाइन कीजिए। नहीं जानते हैं? क्लास 9th में नहीं पढ़े थे फिगर ऑफ स्पीच? आप लोग पढ़े हैं? लिखिए, कॉपी में लिखिए फिगर ऑफ स्पीच। Figure of speech is also known as literary device, literary term, figurative language, write down। फिगर ऑफ स्पीच को लिटरेरी डिवाइस भी कहते हैं, फिगरेटिव लैंग्वेज भी कहते हैं। डेफिनेशन में लिखिएगा अ वर्ड, लिखे अ वर्ड और फ्रेज डिफरेंट फ्रॉम अ वर्ड और फ्रेज डिफरेंट फ्रॉम लिटरल मीनिंग, अ वर्ड और फ्रेज डिफरेंट फ्रॉम लिटरल मीनिंग, लिटरल मीनिंग से अलग जो मतलब होता है उसे हम क्या कहते हैं? फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, पहले तो आप जान लीजिए लिटरल मीनिंग कहते किसको हैं। सीधी सीधी बात को लिटरल कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल, इट रेन्स हैविली, इट रेन्स हैविली, है ना। वर्षा तेज होती है ना, इट रेन्स हैविली। लेकिन अगर हम लिखें, ये हो गया लिटरल मीनिंग, इट रेन्स कैट्स एंड डॉग्स, इट रेन्स कैट्स एंड डॉग्स। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा फिगर ऑफ स्पीच। आया समझ में? जब सीधी सीधी बात ना कहकर बात को घुमा के कहा जाता है तब क्या कहा जाता है? फिगर ऑफ स्पीच कहलाता है वो। ठीक है, लिटरल मीनिंग मतलब सीधी बात, लिटरल मीनिंग सीधी बात। इस पोएम में जो फिगर ऑफ स्पीच आया है ना, लिखिएगा एसोनेंस, देख ले। लिखिएगा एलिट्रेशन, एलिट्रेशन,
रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्ट ऑफ द वर्ड इन अ सेंटेंस। रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, आप सिर्फ यही ध्यान में रखे रहिए, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड क्या कहलाता है? एलिट्रेशन कहलाता है, ठीक है। एसोनेंस, रिपीटेशन ऑफ वॉवेल साउंड। एसोनेंस रिपीटेशन ऑफ वॉवेल साउंड विद इन द वर्ड्स इन अ सेंटेंस, है ना। एलिट्रेशन जो है वो स्टार्ट ऑफ द वर्ड, ये साउंड स्टार्ट ऑफ द वर्ड के स्टार्टिंग में रहेगा। एसोनेंस में जो वॉवेल साउंड है वो इनसाइड द वर्ड रहेगा, वर्ड के अंदर। मैं एग्जांपल देके बताऊंगा, ठीक है। तीसरा लिखिएगा इंजैममेंट। इंजैममेंट का नाम सुने? इंजैममेंट क्लास 9th में क्या किए थे? अच्छा, इसको स्टॉप कर दो, स्टॉप कर दीजिए।